स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बहुत सारे पार्ट्स हम लोग अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पे, और ये गॉस लॉ हम आज के क्लास में कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले कि बहुत सारे टॉपिक्स जैसे कि कूलॉम्स लॉ और भी छोटे छोटे पार्ट्स में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को अपलोड कर दिया है, अवेलेबल है हमारे चैनल पे। तो गॉस लॉ को देखते हैं। हमारे दिमाग में बेसिकली ये आता है कि भाई जो कूलॉम्स लॉ है, तो गॉस लॉ का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे आगे चल के देखोगे कूलॉम्स लॉ, जैसे कि हम कूलॉम्स लॉ में देखते हैं दो चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने का काम होता है, उसके बाद हम फील्ड निकालने का काम करते हैं उससे। तो यहाँ पे भी जो गॉस लॉ होता है ना, गॉस लॉ भी आपको फील्ड निकाल के देता है। तो आपके दिमाग में सबसे पहला चीज़ यही आता है, किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में हमने देखा है कि वो सोचता है कि भाई जब हमारे पास कूलॉम्स लॉ है तो गॉस लॉ की क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम गॉस लॉ यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा जवाब है इसका। देखिए, कई बार होता है कि जो कूलॉम्स लॉ में कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में फील्ड नहीं निकाल पाते हम, या निकालते भी हैं तो काफ़ी लंबा चला जाता है। तो वो कैलकुलेशन यहाँ पे गॉस लॉ का इस्तेमाल करने से काफ़ी इजी हो जाता है, बहुत आसानी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल पाते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू कूलॉम्स लॉ। इसलिए गॉस लॉ का इस्तेमाल एक होता है सबसे पहला चीज़। दूसरा कि ऐसे बहुत सारे जगह पे जहाँ पे कूलॉम्स लॉ का इस्तेमाल करोगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जाता है, और ये गॉस लॉ का इस्तेमाल करोगे तो कैलकुलेशन काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ईजिली आप निकाल पाते हो, बहुत इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, किन जगहों पे, खासकर उन जगहों पे जहाँ पे सिमेट्री होती है, सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे डिटेल में धीरे धीरे। ओके, और देखिए, गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, और वो ये है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस किस तरह का होता है, और साथ में फ्लक्स क्या होता है। हालांकि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं, आप हमारे लास्ट पार्ट को देख सकते हैं हमारे चैनल पे, लेकिन फिर भी मैं एक जस्ट रिकॉल करा देता हूँ आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्योंकि बेसिकली ये पूरी तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, तो गॉस लॉ मैं बताऊँ उससे पहले बस थोड़ा सा इससे पहले ही कुछ चीज़ें होनी चाहिए, और आपको पता वो मैं लेके चल रहा हूँ, वो है आपका, यहाँ से चलते इससे जस्ट पहले वाला टॉपिक जो कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली हमने देखा है कि जब कूलॉम्स लॉ हम पढ़ते हैं तो उसमें चार्जेस जो हैं वो पॉइंट चार्जेस के बारे में हमने पढ़े हैं कि भाई एक चार्ज सिंगल चार्ज है, उसकी वजह से यहाँ पे और एक दूसरा चार्ज यहाँ पे इनके बीच में फोर्स क्या है, या एक चार्ज है और इस जगह पे फील्ड उसकी वजह से कितना बन रहा है। तो ये हमने कूलॉम्स लॉ से ऐसे कैलकुलेट किया। या ऐसा होता था कि 5-10 चार्जेस है, 20 चार्जेस है, लेकिन ये सब अलग अलग है, इनको हम डिस्क्रीट बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्जेस बोलते हैं। तो ये अलग अलग चार्जेस हैं, इनकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फील्ड कितना है तो वो हम वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन कई बार होता है कि मान लीजिए आपके पास एक रॉड है, तो कैलकुलेट कैसे करोगे, तब भी हम बहुत बार कैलकुलेट कर लेते हैं कूलॉम्स लॉ से इंटीग्रेशन के थ्रू, और लेकिन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स वे में जाते हैं। जैसे हमारा एक पूरा सिलेंडर है तो उसकी वजह से फील्ड निकालना है तो कैसे निकालोगे। अगर एक पूरा वायर है और पूरा वो एक सर्किल के फॉर्म में है तो कैसे करोगे, एक सेमी सर्किल के फॉर्म में है तो कैसे करोगे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आसान हो जाती है, और उसके लिए थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कि जैसे अभी देखिए कूलॉम्स लॉ में हम ऑलरेडी पॉइंट चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। मतलब कूलॉम्स लॉ में ऐसे करते थे कि एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे, इनके बीच में फील्ड निकालिए, इनके बीच में फोर्स निकालिए, इनके बीच में फोर्स निकाला, या फिर एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, एक चार्ज यहाँ पे है, और एक चार्ज यहाँ पे है। ठीक है, ये और इन सब की वजह से इस जगह पे फील्ड आपको निकालनी है, तो आप आराम से निकाल सकते थे कूलॉम्स लॉ में। ठीक है, लेकिन अगर कोई वायर है, सिंपल वायर है, या कोई प्लेन सीट है जिसके ऊपर पूरा चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है मान लीजिए, और सिंपल वायर के ऊपर, या एक सीट है पूरी, या कोई डिस्क मान लीजिए, कोई प्लेट मान लीजिए, उसमें उसकी वजह से किसी जगह पे फील्ड, इस जगह फील्ड निकालना तो कैसे निकालोगे। या कोई स्फेयर है, पूरा सॉलिड स्फेयर है, और या हॉलो स्फेयर है, उसके ऊपर चार्ज है, तो उसकी वजह से फील्ड कैसे निकालोगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जानो इसको, बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, हम लेके चलते हैं। सबसे पहले देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैं बोलता हूँ कि एक रॉड है ये, और इसमें मैंने चार्ज डाल दिया, ये चार्ज डालेंगे, अगर ये कंडक्टर है तो ये फैल जाएगा। ठीक है, अगर ये इंसुलेटर है तो जहाँ जहाँ जितना चार्ज आप रखोगे वहाँ उतना चार्ज
पड़ा रहेगा, फैलेगा नहीं, क्योंकि इंसुलेटर में चार्ज फ्लो नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर कंडक्टर है, सपोज करिए कोई कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ चार्ज रखा तो ये पूरा फैल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ पूरा फैल जाता है। तो ये वायर पूरे लेंथ में ये वायर फैलता है, या पूरे लेंथ में ये वायर पूरे लेंथ में ये चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओके। तो ये लाइन बेसिकली अगर ये बहुत थिन है, बहुत थिन वायर है, तो हम बोलते हैं कि ये पूरा लाइन चार्ज हो गया, यानी ये लाइन चार्ज, ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे लाइन के ऊपर, पूरे वायर के ऊपर, पूरे लेंथ के ऊपर। तो वो आता है कहाँ पे, ये आता है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जो पहला अपन देख रहे हैं यहाँ पे लाइन चार्ज के बारे में, ठीक है। तो ये लाइन चार्ज हमारा जो होता है वो अगर लेंथ के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम बोलते हैं लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज करें कि ये लेंथ है, एक ये लेंथ है, और इस पे सपोज करें कि आपने क्या किया कि कैपिटल क्यू का चार्ज आपने दे दिया, ओके, कैपिटल क्यू का चार्ज दे दिया, और लेंथ इसकी कितनी है, तो लेंथ इसकी एल है, ओके। अब ये बताइए कि सपोज कि ये लेंथ आपका 1 मीटर हो सकता है, 2 मीटर, 10 मीटर, कुछ भी हो सकता है, ओके। इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, इसके यूनिट लेंथ पे जो चार्ज है, सपोज करके लैम्डा, ठीक है ना, लैम्डा, हम इसको यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोई नया चीज़ नहीं है ये, ओके। लैम्डा कोई यहाँ पे नया चीज़ नहीं है, बस ये कि हमारे कन्वीनियंस के लिए, हमारे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम यहाँ पे एक टर्म डिफाइन कर देते हैं, बोलते हैं कि ये लैम्डा, इसको बोल देना। वो लैम्डा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्यू का चार्ज इस एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके, एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसको बोलते हैं कि चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना होगा, ये यूनिट लेंथ में इतना चार्ज होगा। अगर आप चाहो तो इसको यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, क्योंकि यूनिटरी मेथड आप पहले से पढ़ा हुआ आपका, ओके, बहुत बेसिक है मैथ के लिए। मैथ के हिसाब से अगर बात करें तो यूनिटरी मेथड थोड़ा सा आसान है। देखिए कैसे करते हो कि Q का चार्ज, अगर मैं बोलता कि अगर यूनिटरी मेथड कैसे करोगे, तो L लेंथ में कितना चार्ज है Q, तो यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, 1 यूनिट में चार्ज कितना होगा, तो वो होगा Q/L × 1, ओके। तो ये आपका इसी चीज़ को, ये जो चीज़ है ना, यानी Q/L, इसी को हम बोलते हैं लैम्डा, दिस इज लैम्डा ओनली, यही लैम्डा है, ठीक है, ये चीज़ लैम्डा बोली जाती है, इसको इस तरह से हम डिफाइन करते हैं, राइट, करेक्ट। अगला हम तो होपफुली समझ में आ गया होगा, ये वही चीज़ है जिससे कि आपने केले खरीदे और 10 केले खरीदे आपने, और 100 रुपये के 10 केले खरीदे, तो भाई 1 केले का कितना दाम होगा, वही चीज़ है, यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल यहाँ पे किया है, इसी को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। 10 केले का दाम है 100 रुपये, तो 1 केले का दाम कितना होगा, ये उस जिस तरह से निकालते हो एकदम वही सेम यूनिटरी मेथड इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए कई बार क्या होता है कि कोई प्लेट लिया आपने और चार्ज आपने डाला, तो ये पूरे प्लेट में फैल जाता है। तो इसके जो प्लेट है, इस प्लेट के जो है ना, इस प्लेट के यूनिट एरिया पे, भाई जो चार्ज किसी प्लेट पे फैलेगा तो कैसे फैलेगा भाई, तो पूरे उसके एरिया पे फैलेगा। सपोज करिए कि ये मेरे पास कोई पेज है और उस पेज पे हमने चार्ज डाल दिया, ठीक है। तो कोई एक पेज हम ले लेते हैं, और एक पेज पे कोई अगर चार्ज, सपोज कोई भी पेज ले लो, तो एक पेज लिया खाली पेज, तो उस पर हमने चार्ज डाल दिया, तो क्या होगा, वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगा, ठीक है। तो उसके पर यूनिट एरिया पे कितना चार्ज होगा वो निकालना है यहाँ पे, यानी कि उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। जस्ट इसी तरह से यूनिटरी मेथड का यूज़ करके एक यहाँ पे एक टर्म दे दिया जाता है, ठीक है। सपोज करिए इतना एरिया है और इसका एरिया कितना है, तो सपोज करके कुछ डेल्टा एस, मतलब कुछ एस है, मान लीजिए एस का एरिया है, और इस पे चार्ज हमने दिया है, तो चार्ज दोगे तो पूरे एरिया पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये Q का चार्ज दिया। अब ये बताइए कि Q का चार्ज, मतलब ऐसे बोलेंगे कि एस एरिया में कितना चार्ज है Q, तो यूनिट मतलब 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट में, यानी कि 1 सपोज करिए 1 मीटर स्क्वायर हुआ या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, इस तरह से आप यूनिट बोलते हैं। तो 1 यूनिट में कितना होगा, Q/S इतना, ये चार्ज पर यूनिट एरिया इस तरह से होगा। तो उसी तो चीज़ को यहाँ पे लिया गया है ये चीज़। अब इससे क्या होगा भाई, ये क्यों निकालते हैं हम लोग, आप लोग सोच रहे हो क्यों निकाल रहे हो भाई, क्या ज़रूरत पड़ गई इसकी। तो सपोज करके देखिए आपको, जैसे कि हम क्या करते हैं कि एक सपोज करके, अभी मैं आपको केले का एग्जांपल दे रहा था, एक केले का दाम अगर निकल आया, तो अगर कोई बोलेगा भाई 30 केले का रेट बताओ या 20 केले का रेट, मतलब कितना
प्राइस को होगा वो बताइए आप, या 100 केले का रेट बताइए। तो उससे आपको पता, एक केले का रेट पता अगर है आपको तो आप पूरे का निकाल सकते हो, 100 का निकाल सकते हो, जितना पूछा जाए निकाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि अगर आपको जो यूनिट एरिया में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो पता है आपको, तो आपको सपोज करके इसके बाद बोला जाए कि भाई 7 स्क्वायर मीटर में कितना चार्ज होगा, तो आप क्या करोगे, तो चार्ज निकालने के लिए ये सिग्मा आ जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 7 सिग्मा क्या है, यहाँ पे चार्ज पॉइंट एरिया है, तो 7 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, तो ये 7 इंटू सिग्मा आ जाएगा, आपको आसानी से इतने एरिया में निकल जाएगा। सपोज करो कोई बोले कि भाई 15 स्क्वायर मीटर में कितना चार्ज होगा, तो ये कैसे निकालोगे आप, तो चार्ज निकालने के लिए सिग्मा इंटू 15 ये कर देंगे, तो उतने एरिया में 15 स्क्वायर मीटर में आपको चार्ज निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सिमिलर कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का भी। कई बार क्या होता है कि ये देखिए वॉल्यूम का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ये लेंथ का जो कॉन्सेप्ट में बताया कि पर यूनिट लेंथ निकल आता है, एयर क्यों निकालेंगे पर यूनिट लेंथ, तो ज़्यादा कितने भी लेंथ की बात करोगे तो उसमें निकल आएगी। उसी तरह से वॉल्यूम का भी कॉन्सेप्ट है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है, पर यूनिट वॉल्यूम में निकाल के आपको वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज निकल के आ जाता है, और एक बार निकल के आ गया तो जितने भी वॉल्यूम में निकालना होता है उतने वॉल्यूम में आप निकाल देते हो। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे देखिए इसके दूसरा जो चीज़ है आपको मैं हालांकि लास्ट टॉपिक हम कवर कर चुके हैं फ्लक्स के बारे में। तो फ्लक्स, लेकिन फिर जस्ट मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि फ्लक्स हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली और फ्लक्स का फिजिकली कैसे आप इसको फील करोगे, कैसे इंटरप्रेट करोगे। तो बेसिकली सपोज करिए ये लाइंस गुजर रही हैं लाइंस, और कोई यहाँ पे एरिया दे रखा है, सपोज कोई एरिया दे रखा है, कोई सरफेस दे रखा है, इससे कितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही है वो उतना ही ज़्यादा फ्लक्स बोलेंगे हम उसको, उतना ही ज़्यादा फ्लक्स निकल के जा रहा है यहाँ से। सपोज करिए फील्ड है और यहाँ पे इसका एरिया कुछ एस है, दोनों के बीच का एंगल भी मायने रखता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। तो सपोज करिए इसका एरिया है एस वेक्टर, तो इसके बीच का जो फ्लक्स हम डिफाइन करते हैं वो ई डॉट एस डिफाइन करते हैं, जो कि ई इंटू ई एस कॉस थीटा, ये थीटा जो है दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। ठीक है, ये जस्ट मैं रिकॉल कर रहा हूँ आपको। अब सपोज करिए कि ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में है, एरिया को यहाँ पे वेक्टर मानते हैं, और यहाँ पे अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा कि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे सिंपल इसका आप ऐसे इंटरप्रेट कर सकते हो, समझ सकते हो कि कोई ये सपोज करिए सरफेस है, इसमें परपेंडिकुलरली जितना ज़्यादा फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ही ज़्यादा फ्लक्स होगा। अगर मान लो इसको घुमा दिया, मैंने इसको घुमा दिया और फील्ड लाइंस ऐसे गुजर रही हैं, तो इसके परपेंडिकुलरली तो नहीं गुजर रही हैं, बिल्कुल इसके लाइन से चली जा रही है, तो कोई फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें फ्लक्स के बारे में आपको और यहाँ पे समझ सकते हो। अब आते हैं गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक और चीज़ डिफाइन करते हैं, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या है, तो बेसिकली एक ये इमेजिनरी क्लोज सरफेस होता है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। गॉसियन सरफेस याद रखिएगा क्या है, तो क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस, ठीक है ना, ये क्लोज्ड इमेजिनरी सरफेस ऑफ एनी शेप। ये ध्यान रखना है कि किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, किसी भी शेप एंड साइज का हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार ये स्फेरिकल हो, हर बार सिलिंड्रिकल हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी शेप आप ले सकते हो, ये शेप का भी हो सकता है, बस एक ही कंडीशन है इसकी, गॉसियन सरफेस का एक ही कंडीशन है कि हर तरफ से क्लोज होना चाहिए, बस इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है। स्फेरिकल हो सकता है, सिलिंड्रिकल हो सकता है, किसी तरह का मतलब क्यूबिकल हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है। ठीक है, ये जैसे ये यहाँ पे स्फेरिकल दे रखा है, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे क्यूबिक हर तरफ से क्लोज होना चाहिए, बस इतना ही इसका कंडीशन है और कोई कंडीशन है नहीं। ठीक है ना, तो ये हर तरफ से क्लोज हो जाए, क्लोज सरफेस इमेजिनरी। तो सबसे पहले हम एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, ठीक है, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अगला चीज़ जो है वो बात करते हैं कि गॉस लॉ है क्या। ठीक है, तो गॉस लॉ बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट, मतलब सिंपल सा लॉ है। इसमें ये बोलता है कि किसी भी क्लोज गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है या नहीं है, उस सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स, वो किसके बराबर होगा, तो उसके अंदर रहने वाला चार्ज और
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मतलब है इसका? सपोज करें कि गॉस, देखिए गॉस लॉ हालांकि स्टेटमेंट आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि क्या दिया हुआ है। तो ये बेसिकली फ्लक्स हो गया, और ये फ्लक्स जो होता है वो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है इन्होंने, तो आप इसको देख सकते हो कि है क्या बेसिकली। तो जो फ्लक्स होता है वो फ्लक्स दैट इज इक्वल टू फ्लक्स थ्रू एनी गॉसियन सरफेस दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड। ओके, इसका कंप्लीट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे देता हूँ कैसा है ये, कि सपोज करें कि ये कोई क्लोज सरफेस है, कोई गॉसियन सरफेस, इसको क्लोज सरफेस बोलता हूँ। यहाँ पे मैं बोलता हूँ चार्ज Q1 है, और यहाँ पे चार्ज Q2 है, और यहाँ पे एक चार्ज बाहर ले लिया मैंने गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस है, और इससे बाहर ये Q3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये गॉसियन सरफेस है, हर तरफ से क्लोज गॉसियन सरफेस है, और इससे पास होने वाला, देखो फील्ड लाइन इससे पास होंगी, तो फील्ड इससे पास होने वाला, ये सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स है, देखिए फील्ड लाइन्स तो ऐसे पास होगी, मान लीजिए कि ऐसे कुछ इस तरह से निकल के जा रही है, सपोज करिए, ठीक है ना, इससे भी निकल के जाएंगी, है ना, इससे भी निकल के जाएंगे, तो इस तरह से, और इससे भी फील्ड लाइन्स आएंगी, ऐसा नहीं कि इससे नहीं आएंगी, इससे भी फील्ड लाइन्स आएंगी, और ये इस तरह से अपना शेप बना लेंगे कि एक दूसरे को कटेगा नहीं, कभी भी फील्ड लाइन्स एक दूसरे से कटती नहीं है, ये ध्यान रखना। तो ये फील्ड लाइन्स तो खैर होगा ऐसे, और फील्ड लाइन्स ऐसे होंगे। अब इससे सरफेस से क्या होगा, इस बाहर वाले का फील्ड लाइन्स भी आ रहा है, लेकिन इससे जो पास होने वाला जो नेट फ्लक्स होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा, दैट इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इंटीग्रल फॉर्म में ले लेते हैं जिससे ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और दैट इज इक्वल टू फ्लक्स, और ये फ्लक्स इस यानी इस क्लोज गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, इसके अंदर जो मौजूद जो चार्ज है, यानी कि हम बोलते हैं क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्यू इनक्लोज क्या है भाई, तो क्यू इनक्लोज जो होगा, ठीक है ना, क्यू इनक्लोज दैट इज इक्वल टू इसके अंदर जितना भी नेट चार्ज होगा Q1 प्लस Q2, उसी को खाली लेंगे, बाहर वाले से मतलब नहीं है, बाहर वाले को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। क्यू इनक्लोज का मतलब होता है उस गॉसियन सरफेस के अंदर का जो चार्ज है उसी को हम खाली कंसीडर करेंगे, उसके बाहर के चार्ज को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। आई बात समझे? तो ये चीज़ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे सबसे जो मेन आपको सावधानी बरतनी है कि जो क्यू इनक्लोज लेंगे वो खाली इसके अंदर के चार्ज को कंसीडर करेंगे, बाहर वाले चार्ज को कंसीडर नहीं करेंगे। दूसरा चीज़ कंसीडर आपको करना है कि इसके अंदर जो भी चार्ज होगा प्लस माइनस, उसको यहाँ साइन के साथ लेना है। सपोज कर कि यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे सपोज कर कि इसके अंदर माइनस Q4 चार्ज है कोई, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे Q साइन के साथ लेते हैं माइनस Q4, ठीक है, और खाली इसके अंदर का ही हम लेते हैं। देखिए बाहर वाले का फील्ड होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, और क्या ये गॉसियन सरफेस से पास करेगा, हाँ पास करेगा, लेकिन फिर इसकी वजह से फ्लक्स क्यों नहीं पैदा हो रहा है, मतलब इसकी वजह से इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स क्यों नहीं पास कर रहा है, क्यों नहीं पैदा हो रहा है, क्योंकि जितना इधर से एंटर कर रहा है फील्ड उतना ही इधर से निकल जा रहा है। तो जितना फ्लक्स एंटर करने की वजह से जितना फ्लक्स यहाँ पे होगा उतना ही उसका अपोजिट फ्लक्स यहाँ पे होगा, तो प्लस माइनस नेगेटिव जीरो हो जाएगा, जितना प्लस पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव होगा, और वो जीरो के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सपोज करिए यहाँ से फ्लक्स इसमें आया, जितना इधर से एंटर किया उतना ही सपोज करके यहाँ से बाहर निकल गया, तो जितना यहाँ पे फ्लक्स होगा उसका उल्टा फ्लक्स यानी अपोजिट साइन का फ्लक्स होगा, और वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो जीरो फ्लक्स होगा बाहर वाले की वजह से। फील्ड लाइंस होंगे, फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा बाहर वाले की वजह से फ्लक्स जो है वो नेट फ्लक्स इस क्लोज सरफेस के लिए जीरो होता है, तो हम बाहर वाले को कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और ये ध्यान रखना कि जो क्लोज सरफेस जो है वो हमेशा गॉसियन सरफेस को क्लोज सरफेस लेना है। सपोज कर कि अब कुछ एग्जांपल, ये बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसका, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ पॉइंट्स इन्होंने दे रखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको जरूर ध्यान रखना है। गॉस लॉ इज़ ट्रू फॉर एनी क्लोज, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, मैंने पहले भी बताया आपको, लेकिन यहाँ पे हम करते हैं कि ये किसके लिए वैलिड है। बहुत ही सही पॉइंट्स है ये, बिल्कुल करेक्ट, 100 मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है। दूसरा क्या है, तो क्यू ऑन द राइट साइड ऑफ गॉस लॉ इंक्लूड्स द सम ऑफ ऑल चार्जेस, ये सम ऑफ ऑल चार्जेस होते हैं, यानी कि सभी चार्जेस का सम होता है, और उस सारे चार्जेस को हम उसके साइन के साथ लेते हैं, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लेंगे, ये ध्यान रखना है। ओके, इन द सिचुएशन व्हेन द सरफेस इज सो
that there are some charges inside and outside the electric field इज़ ड्यू टू, और ये चीज़ मैं बता चुका हूँ कि अगर कोई सरफेस है गॉसियन सरफेस और कुछ चार्जेस अंदर है और कुछ चार्जेस बाहर हैं और कुछ चार्जेस बाहर है, तो सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से फ्लक्स जनरेट होगा, उसी की वजह से नेट फ्लक्स आएगा, बाहर वाले की वजह से नहीं होगा। इसलिए हम सिर्फ अंदर वाले चार्ज को हम कंसीडर करेंगे। इसकी वजह से फील्ड होगा लेकिन फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि जितना फ्लक्स पॉजिटिव होगा उतना ही फ्लक्स नेगेटिव होकर वो कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स मैं कंसीडर कर बहुत एक समझा चुका हूँ आपको, ये जहाँ पे जो भी चीज़ें हैं। तो हाँ, तो फिर बात आती है कि भाई गॉस लॉ का इस्तेमाल हम कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होगा, कहाँ पे यूज़फुल होगा। जिन जगहों पे ये सिमेट्री होती है, सिमेट्री का मतलब कि सपोज करिए कि पॉइंट चार्ज है। अब पॉइंट चार्ज है तो ये क्या होगा कि सपोज करिए पॉइंट चार्ज है, क्यू का पॉइंट चार्ज है, और हम क्या करते हैं, एक सर्किल ले लेते हैं सिमेट्रिकली, और इस सर्किल के हर पॉइंट पे हम फील्ड निकालेंगे तो वो चीज़ निकालना आसान होगा यहाँ पे। लेकिन अगर यही है कि पॉइंट चार्ज इधर है, लेकिन आपने जो सर्किल ले रहे हो वो सर्किल सपोज करके ऐसे लिया, आपने इस तरह से लिया, तो इस ऐसे में सिमेट्री नहीं है, इस सर्किल के ऊपर सिमेट्री नहीं है। मतलब क्या होगा कि इस फील्ड लाइन जो निकलेंगी, जो फील्ड लाइन सपोज करो कि फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, ठीक है ना, तो फील्ड लाइन से सपोज करो निकलेंगी, तो इस सिमेट्री नहीं है। ये जो आपने लिया है, सरफेस जो लिया है, ये वाला जो सरफेस लिया है, ये वाला, इस सरफेस पे हर जगह सेम फील्ड नहीं है। इस जगह फील्ड अलग है, इस जगह फील्ड अलग है, इस जगह फील्ड अलग है, हर जगह पे फील्ड अलग अलग है। इसलिए सिमेट्री नहीं होने की वजह से उस पर क्या होगा कि गॉस लॉ लगाना वहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट होगा। मतलब सिमेट्री जहाँ पे नहीं है वहाँ पे गॉस लॉ लगाना नहीं चाहिए, मतलब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि खाली सिमेट्री वाले जगह के लिए वैलिड है, ऐसा नहीं है, वैलिड हर जगह के लिए है, लेकिन आपके लिए कैलकुलेशन आसान करेगा तभी। गॉस लॉ आपका कैलकुलेशन तभी आसान करेगा, आपके लिए इजी तभी हो जाएगा जब ये जो गॉसियन सरफेस जो है वो आपने सिमेट्रिक कंसीडर किया है, सिमेट्रिक लिया है। ठीक है ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ आपको, और ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ एक तरह से। और अब बात करते हैं कि अगर मान लो पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसे निकालेंगे। एक पॉइंट चार्ज है और पॉइंट चार्ज का मैं निकाल के खाली इसको कर देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। देखिए पॉइंट चार्ज है, अब पॉइंट चार्ज में आपको पता है कि फील्ड लाइंस हर तरफ जाती हैं, ये तो आपको पता है, और ये किसी भी सेम डिस्टेंस पे चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कहीं पे भी जाओगे तो फील्ड सेम रहेगा। ये तो सही है ना। अब मैं इसे छोटा सा एरिया कंसीडर करता हूँ, इसको बोलता हूँ कि ये कितना है, डेल्टा ए समझ लो आप, डेल्टा एस ले लो एरिया वेक्टर। तो अब इस छोटे से जगह से जो फ्लक्स जो पास होगा वो फ्लक्स कितना होगा, डेल्टा फाई, वो फ्लक्स कितना होगा ई डेल्टा एस इनटू इनके बीच का एंगल, इनके बीच का एंगल कितना है, इनके बीच का एंगल भी हमें कंसीडर करना है, जो दैट इज इक्वल टू कॉस जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, और कॉस जीरो की 1 होगी तो ई डेल्टा एस ये हो जाएगा किसकी वजह से, डेल्टा फाई ई छोटे की वजह से। अब टोटल फ्लक्स यानी पूरे क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स निकालना है वो कितना होगा, इसको पूरे को आप सबको ऐड कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे या ऐड कर देंगे। तो आप चाहो तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए या सबको ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। इन्होंने समेशन का इस्तेमाल किया है या ईजी करने के लिए हर छोटे छोटे पार्ट्स का, इस वाले का फ्लक्स, इसका फ्लक्स, इसका फ्लक्स, सबको ऐड करना है। सबको ऐड करेंगे आप, तो सबको ऐड करेंगे तो या तो आप इंटीग्रेशन कर लीजिए या फिर आप समेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ले लेता हूँ इंटीग्रेशन अगर कर देते हैं, दिस इज ई और डी एस, ये इसको छोटा एक बहुत छोटे पार्ट, अगर बहुत छोटा अगर लोगे बहुत छोटा एलिमेंट, तो उसके लिए यहाँ पे एक स्मॉल एलिमेंट ले लेता हूँ डी एस। इसको और छोटा करोगे तो ये डी एस हो जाएगा, तो डी एस। अब ये ई इंटू डी एस, इसको इंटीग्रेट करेंगे आप, और इस कहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे क्लोज सरफेस में इंटीग्रेट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम एक गोला लगाते हैं। गोला क्यों लगाते हैं, क्योंकि छोटे से स्मॉल सरफेस पे पूरा क्लोज सरफेस में हमें इंटीग्रेशन करना होता है। दैट इज इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है, इसके ऊपर रहने वाला जो चार्ज है, चार्ज टोटल चार्ज इसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है भाई, तो टोटल चार्ज होगा ये इस क्यू के बराबर। यानी कि यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, क्यू इनक्लोज्ड डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब आप बताइए कि क्यू इनक्लोज कितना है, तो क्यू इनक्लोज है स्मॉल क्यू के बराबर, तो स्मॉल क्यू एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि जो फील्ड यहाँ पे है वही फील्ड यहाँ पे है, वही फील्ड यहाँ पे है, तो हर जगह सेम है। तो फील्ड, तो ये फील्ड बाहर कर सकते हो क्योंकि सेम है हर जगह, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से बाहर कर सकते हो। और इस तरह से
पूरा सरफेस को हम इंडिकेट करेंगे तो इंडिकेट जो पूरे स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr²। तो ये आएगा E इंटू 4πr²। ठीक है ना, यहाँ पे स्मॉल आर लिया है तो मैं भी स्मॉल आर ले लेता हूँ, और Q/ε0, और यहाँ से E की जो वैल्यू आएगी वो Q/4πε0 इंटू r² आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आराम से आ जाएगा आपको, तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो इसको। यही सेम चीज़ आप मैं जस्ट वहाँ पे भी कर सकते हो, लेकिन जस्ट मैं आपको हिंट देता हूँ और आप कर सकते हो सिलेंडर वाले के लिए। देखिए, मैंने बताया कि पहले बताया कि सरफेस किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन क्लोज होना चाहिए हर तरफ से। फील्ड लाइन जब ये वायर होगा, अगर वायर होगा तो फील्ड लाइन जो निकलेंगी कुछ इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से बिल्कुल वायर से परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है ना, वायर से परपेंडिकुलर निकलेगी तो फील्ड लाइन से। ठीक है, अब ये आप देखोगे तो यहाँ पे इस सरफेस पे इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसको S1 बोल देता हूँ, इसको S2 बोल देता हूँ, और इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही S3 बोल देता हूँ, और फील्ड आपका E है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये एरिया फील्ड लाइन्स इधर होंगी, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स जो होता है वो ES cos θ होता है, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, तो ये 0 हो जाएगा, ये φ1 इसकी वजह से इस सरफेस पे। φ2 कितना होगा, वहाँ पे भी 0 हो जाएगा। φ3 कितना होगा, φ3, तो φ3 में देखिए यहाँ पे आपको इस जगह पे जो भी फील्ड होगा और साथ में ये सरफेस एरिया, तो उसको मैं ले लेता हूँ कि ये जो है E इंटू सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया पूरा एक सिलेंडर का सरफेस एरिया जो होता है 2πr इंटू L, यहाँ से यहाँ तक L ले लीजिए तो L होगा। ठीक है, फ्लक्स। अब ये चार्ज कितना होगा, Q इनक्लोज, अगला जो चीज़ है हमें निकालना है, चार्ज इनक्लोज, दैट इज इक्वल टू लैम्डा मतलब लेंथ, चार्ज पर लेंथ इंटू L। टोटल फ्लक्स कितना होगा आप देखेंगे तो टोटल फ्लक्स आप निकालोगे यहाँ से, टोटल फ्लक्स सारे को जोड़ दोगे तो Q इनक्लोज या टोटल फ्लक्स जो आएगा वो फ्लक्स टोटल दैट इज इक्वल टू Q φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ये निकाल के लाएंगे आप, तो 2πr इंटू L होगा। अब ये टोटल फ्लक्स जो होगा किसके बराबर, तो यहाँ पे आप करेंगे तो E टोटल फ्लक्स जो आएगा वो कर सकते हो, या तो यहाँ से कर सकते हो, हालांकि हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं, ये जस्ट मैं लॉ लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। ये टोटल निकाल के फ्लक्स जो लेके आया हुआ वो आया आपको 2πr इंटू L। ठीक है, ये आपका यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स आएगा, यहाँ पे ई भी लिखना चाहिए, ई छूट गया है तो ई लिखना चाहिए, यहाँ पे ई लिख देता हूँ मैं, 2πr L इंटू ई, और दैट इज इक्वल टू Q इनक्लोज कितना होगा, तो लैम्डा इंटू L अपॉन ε0। तो यहाँ से क्या करेंगे कि कुछ आप कैलकुलेशन कर लीजिए, L से L कैंसिल कर लीजिए, और यहाँ से आपको E की वैल्यू निकल के आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू R। ये फील्ड की वैल्यू आ जाती है। लैम्डा नॉर्मली आपको दिया रहता है, या लैम्डा इज नथिंग बट चार्ज पॉइंट लेंथ। तो यहाँ से आपको बहुत आसानी से ये निकल के आ जाएगी। चीज़ें इसमें बेसिक चीज़ें याद रखनी है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला तो ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है, दूसरा ये कि जहाँ पे सिमेट्री होती है वहीं पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आसान हो जाता है। यूज़ तो आप कहीं भी कर सकते हो, लेकिन आसानी तभी होगी। तो ये जस्ट रिमाइंड करा रहा हूँ, यही चीज़ें हैं, बस ध्यान रखने वाली बात। तीसरा ये है कि इसके अंदर जो क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज सिर्फ उन्हीं को लेते हैं, जो उन्हीं चार्ज को हम कंसिडर करते हैं जो क्लोज सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, चौथा ये चीज़ है कि ये जो एरिया वेक्टर और जो फील्ड है उनके बीच का एंगल मायने रखता है, उसको हम कंसिडर करते हैं। ये चार चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आपका कभी भी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, इसका एप्लीकेशन जो है वो हम अगले वीडियो में हम देखते हैं इसके जस्ट बाद। तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, आप इसको करिए और एप्लीकेशन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।